हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं अभी आपको मैथ का पेडागोजी वाला सेक्शन पढ़ा रही हूँ और आज पेडागोजी से रिलेटेड ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ के लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। ठीक, आपको ये तो पता होगा कि एनसीएफ 2005 ने हर विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे। जैसे आपका इन्वायरमेंट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पेडागोजी के सेक्शन में आपको पढ़ाया हुआ है कि बच्चे को जो भी आप ज्ञान दें वो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित करके दें, या फिर आप जो भी उसको ज्ञान दे रहे हैं वो क्या करें, सिर्फ उसके किताबों पे आधारित ना हो, वो क्या करें आसपास की यानी बाह्य जीवन से जोड़ते हुए वस्तु को दें। वस्तुओं को आप बच्चे को सिखाएं, बच्चे को रटने पर बल ना दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी आपकी इन्वायरमेंट और सीडीपी से रिलेटेड एनसीएफ 2005 के अनुसार था। लेकिन गणित के विषय में एनसीएफ 2005 क्या कहता है उसको जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दो प्रश्न आपको एनसीएफ 2005 से मैथमेटिक्स के पेडागोजी वाले सेक्शन में ज़रूर देखने को मिलता है। तो मैंने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपके लिए नोट कर दिया है। आइए देखते हैं उस पॉइंट को। पहले तो ये नोट कर दे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, पहला कह रहा है संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर ज्ञान प्रदान करना है, यानी जो भी मैथ के कॉन्सेप्ट है उसको आप क्या करिए बच्चे के रियल लाइफ से जोड़िए। यानी जैसे मैंने कहा कि बच्चे जो चीजें देखे हैं, जो मूर्त ज्ञान है उन्हें, जैसे बच्चे ने एप्पल देखा है, टॉफी देखी है, बच्चे ने ऑरेंज देखा है, पेंसिल देखी है, तो आप उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के बताइए कि यदि तुम्हारे फ्रेंड के पास 3 पेंसिल हैं और 2 तुमने उससे ले लिए तो उसके पास कितनी पेंसिल बची। ठीक, तो इस टाइप से आप उसको जो कॉन्सेप्ट है उसके रियल लाइफ से जोड़ करके बताइए। ठीक है, दूसरा कहता है विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करें, यानी जो भी आप पढ़ा रहे हैं ऐसा ना हो कि टीचर एक तानाशाह हो या टीचर एक रोबोट हो, क्लास में गया बस लेक्चर दिए और चले आए। नहीं, वो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, आपको उनके साथ घुल मिल के पढ़ाना है। अगर टेबल भी पढ़ाना है तो आप पूरे बच्चों को क्या करिए एक सर्कल में खड़ा करिए और बिल्कुल एंजॉय करते हुए टेबल को लर्न कराइए। जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे आप उससे पढ़ाएंगे तो बच्चे को रटने पे भी जोर नहीं देना पड़ेगा और बच्चे को वो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कि बच्चे को भी आप जो कुछ भी करा रहे हैं तो उसमें बच्चे को भी एक्टिव रखिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा दीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि हस्तचालकों का प्रयोग करें, यानी बच्चे को आप जो कुछ भी सिखा रहे हैं मैथ से रिलेटेड, ठीक है, उसमें आप क्या करिए हैंड यानी करके सीखना, गांधी जी वाले तथ्य को अपनाइए। हस्तचालकों यानी हाथ, उसकी जो एक्टिविटी है यानी जो कुछ भी उसको है वो आप जैसे एबाकस, एक हम आपको टीचिंग एड्स पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स के जो टीचिंग एड्स होते हैं उनको एक लेक्चर में आपको स्पेशली उसके लिए बनाऊंगी, क्योंकि टीचिंग एड से भी आते हैं मैथ्स में क्वेश्चन। तो जो एबाकस है उसका यूज बच्चों को छोटी चीज काउंटिंग करने के लिए सिखाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही आप छोटे छोटे जैसे ग्रिड पेपर इन सब चीज़ों का यूज करिए। ठीक है, जिससे बच्चा क्या करे वो उस चीज़ों को सीख सके। ठीक है, यानी हस्तचाल को वो खुद से उसको टच करके, जो एबाकस होता है उसमें देखे होंगे ऐसे ऐसे लाइन लगी रहती है और छोटी छोटी गोलियां रहती है, उससे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें ताकि बच्चे के माइंड में क्या हो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए परमानेंट स्टेबल हो जाए, यानी अस्थायी ज्ञान बच्चा प्राप्त करे। ठीक, चौथा कहता है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करें, यानी बच्चे को आप खोजबीन उपागम का मतलब जैसे उसे मैथ के ही, अगर आप मैथ ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको एक पहेली के रूप में पढ़ाइए। ठीक, बच्चे को एक पोएम के रूप में उसे लर्न कराइए, उसे यानी उसे उसके अंदर क्या करिए खोजबीन का गुण विकसित करिए, यानी उसको तार्किक बनाइए बच्चे को। ठीक, वो कॉन्सेप्ट को माइंड में क्या करे उसके अंदर तर्कपूर्ण क्षमता विकसित हो सके, एक तरीके से कहें तो। पांचवा कहता है कि विद्यार्थियों को उनके बाह्य अनुभव को कक्षा में रखने का अवसर दे,
ताकि उनके तर्कणा को विकसित करे। जो अभी मैंने कहा कि बच्चे में क्या हो, तर्क वाले गुण विकसित हो, यानी ये सही है ये गलत है, यानी बच्चा जो कुछ भी अपने रियल लाइफ में देखा है, बाहरी जीवन के उसके अनुभव है, उसको आप क्लास में रखने का मौका दें। ये नहीं कि बच्चे को कहे नहीं तुम शांत रहो मैं यहाँ अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी टीचर को एक रोबोट या एक तानाशाह नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर देखा है कि उसकी माँ दूध ले रही है तो वो 1 लीटर में मेजरमेंट करके ले रही है, तो बच्चे को आप अगर बच्चा कह रहा है कि सर अगर हम पानी को लीटर में मेजर करते हैं तो मिल्क को भी लीटर में मेजर करते हैं, यानी बच्चे की जो भावनाएं हैं उसको आप क्लास में रखने का मौका दीजिए। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि गणित की शिक्षा सबके लिए हो तथा सबके लिए समान हो। यानी आपको ये कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इस पॉइंट से दे देता है कि गणित विषय है, ठीक है, ऑप्शन आपको दे देता है केवल लड़कों के लिए होना चाहिए, केवल लड़कियों के लिए होना चाहिए, लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से होना चाहिए, या केवल लड़कों के लिए होना चाहिए क्योंकि गणित कठिन विषय है और लड़कियां इसे समझ नहीं पाती। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक, तो आप ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखे रहिएगा कि गणित विषय सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक, कोई कठिन नहीं होता और कोई विषय आसान नहीं होता। ठीक, सबको अपने समझने के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, गणित की शिक्षा सबके लिए हो तथा सबके लिए समान हो। अगला पॉइंट कहता है कि सोच का गणितीयकरण करें। प्राइमरी लेवल पे ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को। तो 4 ऑप्शन दे देगा, बच्चे को तर्कपूर्ण बनाना, बच्चे को खोजबीन करना, बच्चे की जो सोच की क्षमता है उसको गणितीयकरण करना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको करेक्ट आंसर उसमें से चूज करना रहता है। तो यानी तीनों के तीनों करेक्ट हुए कि बच्चे की सोच को गणितीयकरण भी करना, बच्चे की सोच को तार्किक भी बनाना, और क्या करना, बच्चे को उस चर्चा में शामिल करना है या उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके शिक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट कहता है कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करें। यानी बच्चे में जो तार्किक क्षमता विकसित है, जैसे आप पजल गेम देखे होंगे ना, जो न्यूज़पेपर में पजल्स आता है ना, जैसे 2 के बाद क्या भरेंगे, इवन नंबर भरना है या ऑड नंबर भरना है। ठीक, और अगले दिन के न्यूज़पेपर में उसका आंसर दिया रहता है, तो कुछ बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या होता है, बच्चे का वो IQ लेवल इंक्रीज करता है वो पजल गेम। तो ऐसे जो तर्क संगत विचार हैं, यानी बच्चे में जो तार्किक गुण विकसित हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब वो समानता, असमानता, वर्गीकरण, इन सब के गुण किससे विकसित होते हैं, तार्किक गुणों से। यानी बच्चे में रचनात्मक और सृजनात्मक गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो ये कहता है एनसीएफ 2005 मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड कि ये चीजें हमें करनी चाहिए क्लास में। ठीक है, और हमें क्या नहीं करना चाहिए क्लास में, मैथ्स के क्लास में एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो व्याख्यान देना, मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप लेक्चर दिए और चले गए, नहीं। ठीक, तो आप उसको व्याख्यान न दें। और निर्देश या उपदेश देना, आपने बच्चे को ऐड सिखाया और बस आप ऐसे ही बस हवा में कहती है कि 2 को 3 में जोड़ देंगे तो ये 5 हो गया, और 5 को 2 में जोड़ देंगे तो ये 7 हो गया, कल ये होमवर्क करके ले आना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को निर्देश या उपदेश नहीं देंगे, बल्कि बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ करके आप बताएंगे कि तुम अपनी पेंसिल लाओ, श्याम अपनी पेंसिल लाओ, और इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास कुल कितनी पेंसिल हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे करके बच्चे को क्लास में समझाएंगे, कोई निर्देश या उपदेश या डायरेक्शन आप नहीं देंगे। ठीक है, अगला कहता है परिभाषाओं और सूत्रों को याद कराना। आप बच्चे को मैथ में फॉर्मूला को रटाएंगे नहीं, परिभाषा को याद नहीं कराएंगे, आप विथ प्रूफ उसे समझाएंगे, अपने आप उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा। आप 1 बार 2 बार उस चीज को समझाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो वो बच्चे को वो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। आप रटने पर उसे जोर नहीं देंगे। ठीक, अगला कह रहा है बहुत सारे कार्यपत्रक देना। कार्यपत्रक मतलब होमवर्क। कहने का मतलब कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और उससे रिलेटेड EF तक एक्सरसाइज है, तो आप पूरा उसको होमवर्क दे दीजिए कि जाओ तुम ये घर से करके लाओ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होता है, एक बच्चा वो होमवर्क करता है, सारे बच्चे लेके उसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एज ए मैथ टीचर आप एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कराएंगे और उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप होमवर्क दीजिए। फिर अगले दिन कहिए कि आप किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई या कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड आप हमसे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक, ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया और 30 क्वेश्चन उठा के होमवर्क दे दिए। जी नहीं, आप एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराइए तो 5 ही क्वेश्चन होमवर्क दीजिए। ठीक,
किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखें, यानी आप एज अ टीचर क्लास में ये ना भेदभाव रखें कि ये अलग जाति का है तो इसको ऐसे पढ़ाएंगे, या वो दूसरे धर्म का है तो उसको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा मैथ। तो ये चीज़ों का आप भेदभाव ना रखें। आप एक टीचर हैं, आपके लिए सारे बच्चे क्या हैं, इक्वल हैं, सब बच्चे समान हैं, ठीक है। एक टीचर क्लास में सबको समान रूप से पढ़ाता है, उसी में कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है, ठीक। तो आपको हमेशा इक्वालिटी को ध्यान देना है, यानी हर बच्चे आपके लिए समान है। आप अगर इक्वलिटी का ध्यान देंगे तो बच्चों में भी वही गुण आएगा, बच्चे भी जाति, धर्म और लिंग और भेदभाव से उठ करके समाज को अच्छा बनाएंगे, ठीक है। और बार बार शांति का वातावरण स्थायी करना। क्लास में आप एक हिटलर या तानाशाह के रूप में नहीं रहेंगे, बार बार ये नहीं कहेंगे कि मैथ की क्लास है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए तुम लोग शांत रहो या शांति से बैठ जाओ, ऐसा भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब बच्चे को भी अपने कॉन्सेप्ट रखने का मौका देंगे, ये कहता है एनसीएफ 2005। पाठचर्या किताबी ज्ञान पर आधारित ना हो, यानी जो एक्सरसाइज दिए हैं, आप क्लास में आए, आपने कहा कि ये देखिए ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले उसको उदाहरण को समझाया हुआ है, आप ये उदाहरण घर से देख के आइएगा, परिभाषा घर से रट के आइएगा, ये फॉर्मूला रट के आइएगा, कल हम इस बारे पे चर्चा करेंगे। आप क्लास में आते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि फॉर्मूला याद हो गया, और उसके बाद आप क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, और उसके बाद से फिर आप क्लास से चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी पाठचर्या जो है, जो आपका सिर्फ बुक सेंटर्ड ना होकर के चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है। ये बार बार एनसीएफ कहता है कि कोई भी जो पाठचर्या है या करिकुलम है वो बुक सेंटर्ड ना होकर के यानी कहने का मतलब उसमें क्रिया केंद्रित हो, यानी उसमें एक्टिविटी कराई जाए और वो चाइल्ड सेंटर हो, ठीक है। बाल केंद्रित होगा तो बच्चा अपनी व्यू रख पाएगा, बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ पा रहा है, वो टीचर भी जान पाएंगे कि हमारे पढ़ाने में कहाँ प्रॉब्लम है, और उससे क्या होगा, आप बच्चे को अच्छी गाइडलाइंस दे पाएंगे और अपने पढ़ाने के तरीके में वहाँ चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है एनसीएफ 2005 कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। ये अपसारी सोच और अभिसारी सोच से भी मैथ में क्वेश्चन बनता है, और किस तरीके से बनता है, इसलिए मैं ये दोनों में डिफरेंस आपको लिख दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। और कुछ गणित की कुछ और शब्दावलियां हैं जिसको मैं नीचे नोट कर दे रही हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गणित की मूलभूत संरचनाएं, ठीक है। यानी गणित की कौन कौन सी मूलभूत संरचनाएं होती है। तो पहला पढ़ेंगे हम बीजगणितीय संरचना, यानी बच्चे को जब प्राइमरी लेवल में है तो आप बच्चे को क्या करेंगे, बीजगणित की कुछ संरचनाएं बताएंगे। ये प्राइमरी और जूनियर आपको दोनों लेवल पे ये काम आएगा, ठीक है। तो बीजगणितीय संरचना का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, या हम एक सिंप्लीफिकेशन सामान्य भाषा में कहें तो, या सामान्यीकरण, जिसमें आप पढ़ते होंगे ना बोडामास, सामान्यीकरण। बच्चे को क्या आप सिखाएंगे, सामान्यीकरण, जैसे बोडामास, ठीक है। बोडामास का मतलब आपको पता होगा, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, बीजगणितीय संरचना। देखिए क्वेश्चन कह देगा कि 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोल देगा कि इसमें कौन सी बीजगणितीय संरचना है, ठीक है। दे देगा बड़े से छोटे क्रम में बच्चे को सिखाना, या तुलना सिखाना, समानता सिखाना, या सामान्यीकरण सिखाना। तो याद रखे रहिएगा, सिंप्लीफिकेशन सिखाना यानी बोडामास, यानी ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय संरचना कहते हैं, या कहें तो हम सिंप्लीफिकेशन या सामान्यीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला है क्रमिक संरचना। बच्चे को आप क्या सिखाएं, क्रमिक संरचना सिखाइए, यानी इवन ऑड सिखाने के बाद से आप बच्चे को क्या सिखाइए, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही का मतलब बड़े से छोटा और आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं आरोही और अवरोही में। तो देखिए अवरोही में कितने अक्षर है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अक्षर है, यानी बड़ा है तो बड़े से छोटे क्रम में जाएगा। और आरोही में कितने अक्षर है, मात्र 3 अक्षर है, तो ये क्या हुआ, इससे की तुलना में ये छोटा हुआ ना, तो ये छोटे से बड़ा, ठीक है। ये 4 अक्षर वाला तो बड़ा हुआ, तो बड़े से छोटा में जाएगा, ये 3 अक्षर वाला तो छोटे से बड़ा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखे रहिएगा। क्रमिक संरचना सिखाना बच्चे को, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम सिखाना। अगला कहता है कि बच्चे को तल रूप संरचना सिखाना। तल रूप का मतलब बच्चे को निकटवर्ती समीपवर्ती संख्या सिखाना। जैसे कहता है ना कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 4 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, इस टाइप का यह सामान्य। तो कहने का मतलब वो समीपता या निकटता जैसी क्रियाओं की, यानी 99 के समीप वाले संख्या होगा। बच्चे को आप छोटी डिजिट सिखाएंगे तो 99 के समीप संख्या 98 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक। तो ऑप्शन में जो रहेगा वो बच्चे वो टिक मारेंगे। तो ऐसा होता है तल रूप संरचना। तल रूप संरचना का मतलब बच्चे को समीपता या निकटता जैसी क्रियाओं का अध्ययन कराना, ठीक। जैसे आपने दे दिया कि a = 25 है, ठीक है, तो AQ बराबर होगा, इस टाइप का आप बच्चे को सिखाएं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे अपसारी सोच की और अभिसारी सोच की, ठीक है। बात हो गई तल रूप संरचना की। ये सारी सब क्या थी? गणित की मूलभूत संरचनाएं। 3 तरीके की आपको संरचनाएं पढ़ना है। एक बीजगणितीय संरचना यानी बच्चे को आप सिंप्लीफिकेशन सिखाएं। दूसरा क्रमिक संरचना जिसमें आप बच्चे को क्रम के बारे में सिखाएं, आरोही क्रम आरोही क्रम, ठीक है। अगला कहता है तल रूप संरचना जिसमें आप क्या सिखाएं? बच्चे को इक्वेलिटी सिखाएं, ठीक है। जैसे 25 का आपने a = 25 लिख दिया तो AQ ना, तो 25 का Q, यानी बच्चे को आप क्या सिखाएं? ये 25 का Q ही क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आप ऐसी चीजें बच्चों को सिखाएं। अगला हम बात करेंगे आरोही और अपसारी और अभिसारी सोच की। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी, लेकिन मैथ के प्रेफरेंस में आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो जानना जरूरी है। अभिसारी सोच का मतलब बंद अंत वाले प्रश्न, यानी जिसका केवल क्या हो? एक ही उत्तर हो, जिसका केवल एक ही उत्तर संभव हो, जिसका केवल एक ही उत्तर, जिसका केवल एक ही उत्तर संभव हो, ठीक है। यानी आप केवल एक ही उत्तर दे सकते हैं। जैसे आपको प्रश्न पूछ दिया गया 2 × 3, चाहे 3 × 2 पूछा जाए तो दोनों के केस में आप क्या बताएंगे? 6, ठीक है। यानी ये केवल क्या हुआ? एक ही उत्तर हुआ। और दूसरी चीज, ऐसे प्रश्नों के, इसके अभिसारी सोच वाले प्रश्नों के उत्तर केवल फैक्ट पे आधारित होते हैं। ये केवल यानी सच्चाई पे आधारित होगा, ठीक है। ये केवल फैक्ट पर आधारित होता है। ये केवल फैक्ट पर आधारित होता है, ठीक है। ये केवल फैक्ट पर आधारित होता है। और दूसरा, इसमें अभिसारी सोच पे हम बात करेंगे तो वो ये क्या होता है? अपसारी सोच जो होता है वो खुला अंत वाला प्रश्न, यानी जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं और ये सृजनात्मक होता है, ठीक है। यानी ये बच्चों को क्रिएटिव बनाता है। और ये किस पे आधारित होगा भाई? ये आइडिया पे आधारित होगा, ये आपके विचारों पर आधारित होता है, ठीक है। इस पे नोट कर लीजिएगा। जिसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिसके एक से ज्यादा उत्तर, यानी कई सारे उत्तर हो सकते हैं, ठीक। जिसका एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे, ऐसे प्रश्नों के उत्तर फैक्ट पर आधारित ना होकर किस पे आधारित हो? ऐसे प्रश्नों के उत्तर आइडियाज पे आधारित होते हैं। आइडिया का मतलब विचारों पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे परिभाषा पूछ दी गई, विचारों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये रहा एनसीएफ 2005 आपका मैथ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और गणित की 3 मूलभूत संरचनाएं
और मैथ के अकॉर्डिंग अभी सारी सोच क्या होना चाहिए और अब सारी सोच क्या होना चाहिए। ठीक है, अगला और लास्ट हम मैथ पेडागोजी का जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे वो टीचिंग एड्स से होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ आपको मैथ के ही टीचिंग एड्स को मैं बताऊंगी कि मैथ में कौन कौन से टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका मैथ का पेडागोजी सेक्शन खत्म, फिर हम मैराथन क्लास की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, ताकि आपका एग्जाम के टाइम में एकदम बेस्ट रिवीजन और बेस्ट तैयारी हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर कर सकें। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।